अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। खरीफ मक्के की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों और उन्नत बुआई तकनीक। पॉली हाउस में खीरे की सफल खेती करके किसान ने कमाई अच्छी आय। अच्छे उत्पादन हेतु फसलों में कैसे करें संबंधित पोषक तत्व प्रबंधन। हरियाणा में मुख्यतः गेहूं और धान की फसल लगाई जाती है, जिससे आने वाले दिनों में सिंचाई के लिए पानी का संकट आ सकता है। ऐसे में किसान को अब कृषि वैज्ञानिक अन्य फसलों की पैदावार करने की भी सलाह दे रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों की चिंता भी जाहिर तौर पर सही है कि विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस तरह का फसल चक्र चलता रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों के सामने पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में एक ही तरह के फसल चक्र के कारण भूमि की बनावट एवं उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। इसलिए इस फसल चक्र को बदलने के लिए आने वाले खरीफ में आप मक्के की खेती कर सकते हैं। तो आप मक्के की खेती किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के करनाल स्थित अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मेहरचंद कंबोज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में मक्का को हम 3 सीजन में लगा सकते हैं। जो मुख्य सीजन है वो खरीफ है, जो अभी जून के आखिर से लेकर के और 20 जुलाई तक हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे खरीफ मक्का के बारे में। एक तो सभी जानते हैं कि गेहूं और धान का फसल चक्कर मुख्य फसल चक्कर है। इस फसल चक्कर को लगातार यूज करने की वजह से किसानों के यहाँ कई समस्याएं आई हैं। एक तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसके अतिरिक्त खरपतवार की समस्याएं बढ़ी हैं और एक ही तरह का फसल चक्कर अपनाने से जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भी कमी हुई है और भूमि की उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने फैसला लिया है कि फसल में बदलाव जरूर किया जाए। इसके लिए मक्का को मुख्य तौर पर चुना गया है, क्योंकि इसको हम कई सीजन में लगा सकते हैं और कई फसल चक्कर के बीच में ये बिल्कुल फिट और उपयुक्त पाया जाता है। तो जहाँ तक बिजाई का समय है 25 जून से लेकर के 20 जुलाई उपयुक्त समय है इसके लिए खरीफ मक्का लगाने के लिए, उगाने के लिए। हाँ, ये भी किसान भाइयों को हम सिफारिश करते हैं कि बिजाई से पहले चाहे कोई फसल हो, मक्का ही नहीं, भूमि की अपनी जांच जरूर करा ले और खाद की मात्रा जो सिफारिश की गई है भूमि टेस्ट होने के बाद उसके बेस पे ही खादों का प्रयोग करें। जहाँ तक मक्का की बात है, बिजाई के समय 40 किलोग्राम DAP और 35 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम जिंक और 15 किलोग्राम यूरिया बिजाई के समय, बिजाई से पहले खेत में मिला दें। अब बात आती है किस्मों की। किस्में जो सफ़ेद किस्में हैं सफ़ेद मक्का की, उसमें HM2 और HM5 उपयुक्त किस्म है। HM5 किस्म जो है इसमें काफ़ी इसमें पोटेंशियल है और 30 क्विंटल प्रति एकड़ से भी ज़्यादा की क्षमता है इसमें पैदावार देने की। इसके अलावा जो पीले दाने वाली फसलें हैं, पीले दाने वाली मक्का की किस्में हैं, HM4 है, HM8, 9, HM10, HM11, इनकी काश्त कर सकते हैं किसान भाई। और इनके अलावा उच्च क्वालिटी मक्का, क्योंकि अभी तक जो मक्का था उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जो ताकत है, कम थी, लेकिन अब ऐसी किस्में विकसित की गई हैं और इस केंद्र से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो ये केंद्र है उचानी फार्म, यहाँ से 4 किस्में विकसित की गई हैं उच्च क्वालिटी मक्का की और ये देश की सर्वश्रेष्ठ किस्में हैं।
संकर किस्में। इसमें HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7 ये 4 किस्में हैं। पूरे देश में इनकी काश्त की जा सकती है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिस बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। उगाने के लिए लाइन से लाइन के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से 1 एकड़ में लगभग 8 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। उसके हिसाब से 1 किलोग्राम प्रति कनाल की बीज की जरूरत होती है और जितनी भूमि है उसी के हिसाब से वो बीज खरीद सकते हैं और उपचार कर करके इसका बिजाई कर दें। और किसान भाइयों को ये हम सुझाव देते हैं कि बीज का उपचार जरूर करें। ऐसा करने से शुरुआती दौर में बीज में और जो सीडलिंग होती है उसमें जो बीमारी आती है और कीट आते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए 7 ml इमिडाक्लोप्रिड ये इंसेक्टिसाइड है और 4 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार जरूर करें। और बिजाई हमेशा मेड़ पर करें, क्योंकि यदि मेड़ पर बिजाई की गई हो, ऐसा करने से यदि बरसात ज्यादा हो जाए तो पौधा मरने से बच जाता है और दूसरा जल्दी ग्रोथ होती है। और कई बार पानी के अंदर साल्ट होते हैं, साल्ट हमेशा ऊपर की तरफ आता है, इसलिए थोड़ा सा साइड में मेड़ पर भी थोड़ा साइड में इसकी बिजाई करें। इसके बाद हल्की सिंचाई कर दें और 2-3 दिन के बाद जैसे ही पांव रखने लायक स्थिति हो खेत में, उसके बाद वीडीसाइड खरपतवार नाशक 600 ग्राम एट्राजीन 200 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें। ऐसा करने से लगभग 1 महीने तक खरपतवार की समस्या खेत में समाप्त हो जाती है और उसके बाद जरूरत पड़ने पर 1 या 2 खोदी किसान भाई कर सकते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए। लगभग 2.5 बैग की यूरिया की जरूरत पड़ती है। इसके बाद उसको 2 या 3 बारी में डालें। एक तो जब घुटने तक आ जाए फसल और एक जब झंडे आते हैं उस समय उसकी आखिरी खाद यूरिया मिला दें। उस समय इसमें मिट्टी भी जरूर चढ़ा दें, उससे ये फायदा होगा कि गिरने की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और जहाँ तक बीमारियों की बात है, यदि शुरू में बीज का उपचार सही किया गया है और सही सिफारिशुदा किस्मों का इस्तेमाल किया गया है तो बीमारी की कोई खास समस्या नहीं आती। बीमारियों की ज़्यादा समस्या तब आती है जब किसान भाई उन किस्मों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी सिफारिश नहीं की गई है, इधर उधर से बीज खरीदते हैं, तो उस हालात में बीमारी आती है और किसान को बाद में इसका काफ़ी नुकसान रहता है। किसानों को यही सलाह देंगे कि एक तो जो सिफारिशुदा किस्में हैं उनका इस्तेमाल करें और सही समय पर बिजाई करें। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए किसान भाइयों से गुजारिश है कि इससे ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए इसके साथ अंतर फसलें जो कम अवधि की फसलें हैं वो साथ में किसान भाई ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। स्वास्थ्य की दृष्टि से खीरा काफी फायदेमंद माना जाता है और यही कारण है कि रसोई में खीरे की अपनी खास जगह है। फिर चाहे सलाद बनाना हो या सौंदर्य निखारना, सब्जी की डलिया में खीरा ऊपर ही नजर आता है, इसलिए बाजार में खीरे की मांग हमेशा बनी रहती है। इसी कारण बहुत से किसान पॉली हाउस में खीरे की खेती करने लगे हैं। और आज हम आपको करनाल जिले के गांव शेरपुरा के किसान सुल्तान कालिया से मिलवाने जा रहे हैं, जो पॉली हाउस में खीरे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को।
3 साल पहले लगा था। 8 एकड़ एरिया है इसका। उससे पहले ग्राउंडर ट्रेनिंग ली थी इंडो इजराइल में, और उसके बाद मिट्टी और पानी की जांच कराई थी। पॉली हाउस लगाने से पहले उन्होंने अपने खेत की मिट्टी व पानी की जांच करवाई और उसके बाद इन्होंने मिट्टी का स्टेरिलाइजेशन फॉर्मेलिन दवा से किया और फिर हमने फसल लगाई। बीज लगाने से पहले कार्बेंडाजिम दवा की 2 ग्राम से प्रति किलो बीज को उपचारित किया। फसल लगाने के बाद बेड से बेड की ये है हमारा 80 सेंटीमीटर का बेड है और 70 सेंटीमीटर की दूरी है बेड से बेड की। एक बेड के अंदर हमने 90 पौधे लगाए हैं। 180 जिग जैक, 140 सेंटीमीटर की दूरी है। और फिर ये शेड्यूल होता खाद का 0 से, जैसे बोने के बाद 0 से 10 दिन, 10 से फिर 20 दिन, 20 से उसके बाद उसके हिसाब से खाद देते हैं। 20-20, 13-0-45, 00-50, वो उसके दिनों के हिसाब से खाद जाता है इसमें। शुरुआत में 19-19-19 की 2-2 किलो मात्रा 3 दिन के अंतराल से 30 दिन तक दी। 30 दिन के बाद 20-20-20 और 0-52-34 दोनों उर्वरकों की 3-3 किलो मात्रा 3 दिन के अंतराल पर 45 दिन की अवस्था तक दी। और अभी फसल में 0-0-50 उर्वरक की 2-2 किलो मात्रा 3 दिन के अंतराल पर दे रहे हैं। दिनों के हिसाब से खाद जाता है इसमें। ड्रिप से सारा सिंचाई करते हैं। पानी की काफ़ी बचत है और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। पानी की मात्रा मतलब वो मौसम के हिसाब से होता है। सर्दी में तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अब डेली पानी देना पड़ता है। 3000-4000 लीटर पानी डेली। और पुलिया से स्प्रे बीमारी तो आती रहती हैं, स्प्रे करते हैं उसके लिए। अलग अलग हैं जी बीमारी की, तो माइट की अलग है। इस चीज़ में माइट आती है सबसे, मतलब जो दवाई है सबसे ज़्यादा अगस्त सितंबर वाली फसल है उसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा है। वो उसकी कोई दवाई नहीं बनी आज तक, वो ज़्यादा नुकसान करती है सफ़ेद मक्खी। ये तो वैसे दस्ताने ऐसे पहन रहे हैं जैसे हाथ के कांडा वगैरह, नहीं हाथ गंदे नहीं हो उसके लिए। खीरे की 40 दिन के बाद तुड़ाई शुरू होती है और फिर 60 दिन तुड़ाई चलती है। और इसमें ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो एल्युमिनियम नेट को कवर कर देते हैं जिससे 50% टेम्परेचर कम हो जाता है। और फोगर भी होते हैं, फुहारा ज़्यादा टेम्परेचर फोगर भी कंट्रोल कर देते, फोगर चला देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है टेम्परेचर। इसमें हमने अभी तक मुनाफा 3 साल से तो काफ़ी मुनाफा हो गया। हर साल एक पोली हाउस से 4-5 लाख रुपए मुनाफा मिलता है। इन्होंने अब तक 6 क्विंटल खीरे की तुड़ाई कर बाजार में बेच दी है तथा 4 क्विंटल खीरे को मार्केट में भेजने के लिए तुड़ाई कर ली है, जिसकी कीमत औसत मूल्य 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए है। इसकी बिजाई से अब तक कुल खर्च 1,25,000 रुपए आए तथा अब तक कुल लाभ और खर्च को घटाकर इन्हें 1,25,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो चुका है। किसान भाइयों, फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि मृदा में मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति भी की जाए, तभी आपको फसल से अच्छी उपज मिलेगी, साथ ही साथ मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, मृदा में सभी पोषक तत्वों की समुचित पूर्ति के लिए कैसे करें समेकित उर्वरक प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार झा। उसमें सूक्ष्म मात्रिक तत्व प्रबंधन हम किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, वह जमाना चला गया जब सिर्फ हमारा बीज और हमारी उर्वरक 2 ही हमारा लागत हुआ करता था। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों को देना होगा। जहां तक सूक्ष्म मात्रिक तत्व की बात है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब सिर्फ मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही आपकी मिट्टी में कम नहीं है। आपकी मिट्टी में गंधक की भी कमी है, जस्ता की भी कमी है, लोहा की भी कमी है, मोलिब्डेनम की भी कमी है, बोरान की भी कमी है, गंधक की भी कमी है। जो एक सर्वे हुआ है पूरा भारतवर्ष में, उससे यह पता चला है कि लगभग 49% नमूने में जिंक की कमी पाई गई। लगभग 3 लाख
नमूने का जांच करवाया गया है तो उससे यह देखा गया कि उसमें 49% नमूनों में जिंक की कमी थी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि यदि हम बोरन की बात करते हैं मित्रों, तो बोरन यदि धान फसल में जितना उत्पादन आपको घटाता है उससे कहीं ज्यादा आपको उत्पादन घटाता है जो दलहन है, तिलहन है उसमें। जैसे बोरन का एक उदाहरण बताऊं कि यदि धान और गेहूं में यदि देखिए तो धान में मुश्किल से आपको 16% की यह कमी करता है, 16.6 यानी 17% की। गेहूं में लगभग 15% की कमी करता है, जबकि यदि आप मक्का में देखिए तो यह लगभग 33% की आपको कमी इसे हो जाती है। आजकल दलहन की बड़ी समस्या है। चना आपका जो है यदि आपने बोरन नहीं डाला है तो उसका उत्पादन 44% घट जाएगा, मसूर भी 19% घट जाएगा। तिलहन की भी बड़ी समस्या रहती है। यदि हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों में इसका जो उत्पादन है लगभग 33% कम हो जाता है। सूरजमुखी में भी देखिए तो 35% लगभग कम हो जाता है। अब आ जाइए सब्जी वाली में, प्याज में, तो प्याज में भी 30% आपका उत्पादन कम हो जाता है। यह तो बात हो गई बोरन की। यदि बोरन के अतिरिक्त यदि हम आ जाते हैं यदि जिंक पर, तो जिंक में भी यदि आप देखते हैं तो धान गेहूं में यदि आपने जिंक का प्रयोग किया तो मुश्किल से आपने 4-5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लगभग बढ़ा लिया। लेकिन साथ ही साथ जैसे तांबा हो गया, जैसे मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, लोहा हो गया, जो अभी कम है, यदि अभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो वह आने वाले समय में और उसकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी। और यदि उसकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि हमारा उत्पादन क्या होगा। इसीलिए इसका समुचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज, ठीक है जिंक की कमी, आप जिंक सल्फेट डाल देंगे, लेकिन जिंक सल्फेट डालने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ दूध दिया जाता है, लेकिन उसके गाल बड़े फूले फूले रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक संतुलित आहार है। इसी तरह से यह जो आपका जैविक खाद है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जो भी आप जैविक खाद डालते हैं, वह जैविक खाद मिट्टी के लिए दूध का काम करता है, क्योंकि इसमें मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ समस्त सूक्ष्म पोषक तत्व भी समुचित मात्रा में हैं। अतः इसका प्रयोग पर पहली बात कि बल देने की नितांत आवश्यकता है। ठीक है आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, समन्वित पोषक प्रबंध की तरफ बढ़ें। जितना आपके पास जैविक स्रोत है, जैविक स्रोत से आप उसकी आपूर्ति कीजिए। जो घट पड़ रहा है वह आप जाकर के किसी रासायनिक स्रोत से डालें। पोषक तत्व प्रबंधन पर एक नजर डालते हैं। उर्वरकों का प्रयोग करने से पहले मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का पता करना जरूरी होता है, जिससे कि मृदा में परीक्षण द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अतः पहले मृदा का परीक्षण करवा लें, फिर उसी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा, फसलों में कार्बनिक खादों का प्रयोग, जैसे धान का पुआल, बाजरा का भुट्टा, सरसों की तुरी एवं डंठल, उर्द मूंग के सूखे पौधे सड़ाकर बेकार भूसा आदि का प्रयोग करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 से 3 वर्षों में एक बार गोबर की खाद अवश्य दी जाए। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद देने से मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कार्बनिक खादों के अंतर्गत हरी खाद की। हरी खाद नत्रजन का एक बहुमूल्य स्रोत है। हरी खाद देने से भूमि में 40 से 60 किलोग्राम नत्रजन की पूर्ति हो जाती है। हरी खाद से पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि उसमें फास्फेटिक उर्वरक का प्रयोग किया जाए, ताकि फसल में जड़ ग्रंथियां अधिक हो जाएं, जो नत्रजन का भूमि में स्थिरीकरण करती हैं। किसान भाइयों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत फसल अवशेष, कूड़ा करकट के साथ केंचुआ पालन करके केंचुआ खाद बनाया जा सकता है। केंचुआ खाद का भी प्रयोग फसल के उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है और साथ ही भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम, नील हरित शैवाल प्रमुख है। राइजोबियम जैव उर्वरक सभी दलहनी फसलों व तिलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियों में पाया जाता है, जो सहजीवन के रूप में कार्य करके वायुमंडल में उपलब्ध नत्रजन को यौगिकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध कराता है। राइजोबियम जीवाणु अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होते हैं, इसीलिए बीज उपचार हेतु उसी फसल का कल्चर प्रयोग करना चाहिए। एजिटोबैक्टर यह भी एक प्रकार का जीवाणु खाद है, जो भूमि में पौधों की जड़ सतह पर रहकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल की नत्रजन को अमोनिया में परिवर्तित कर पौधे को उपलब्ध कराता है।
इसके प्रयोग से फसल की उपज में 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग सभी तिलहनी अनाज वाली फसलों व सब्जियों में किया जा सकता है। एजोस्पाइरिलम कल्चर यह भी एक प्रकार का जीवाणु खाद है। इसका प्रयोग अनाज की चौड़ी पत्ती वाली फसलों जैसे कि ज्वार, गन्ना तथा बाजरा आदि में किया जाता है। साथ ही साथ मिट्टी का कार्बन बढ़ेगा, उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वह भी बढ़ेगी, उसमें वायु संचार बढ़ेगा, पानी को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आपकी मृदा का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। कहीं न कहीं से जैविक स्रोत से पोषक तत्व देने की बात है, यानी एक मूल मंत्र जैविक स्रोत से पोषक तत्व प्रबंधन। और यदि उससे नहीं हो रहा है तब आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की तरफ बढ़ें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बाटला, जिला हिसार के कृषक युवराज कुमार ने। यह गाय तथा भैंसों में होने वाले खुर एवं मुंह पका रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो युवराज कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में मुंह खुर रोग एक बहुत नुकसानदायक रोग है, जिसके कारण से हालांकि पशु मरता नहीं है लेकिन उनमें नुकसान बहुत अधिक होता है। ये बीमारी ऐसी है जो हर चौपाई पशुओं में तकरीबन हो जाती है, सिवाय घोड़ों को छोड़ के। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी तक भी हो जाती है। सभी पशुओं में बीमारी हो जाती है। जंगली जानवरों में हिरण, सूअर, सब में हो जाती है। इसलिए इसका बचाव आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है और ये बहुत जल्दी हवा से माध्यम से फैल जाता है। एक पशु में जहाँ बीमारी है वहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में हवा के माध्यम से बीमारी फैल सकती है। इसमें जो लक्षण आते हैं, आपने देखा होगा कि पशुओं में मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभा पे या मुंह में, उसके मुंह से लार गिरती रहती है। पैरों में भी छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको लंगड़ाता है पशु, चलने में दिक्कत होती है। खाने पीने में समस्या हो जाती है क्योंकि मुंह में छाले होते हैं तो खा नहीं पाता पशु। दूध दे रहा होगा तो दूध में बहुत कमी हो जाती है, दूध देने में उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। जो छाले हमें दिखते हैं मुंह में, वो थोड़ा सा एक अंश है जो बाहर दिखता है, जो बाकी उसके शरीर के अंदर जो भी ऐसे छाले पड़ जाते हैं अंदर के शरीर के अंदर, पूरे सांस के सिस्टम में और आंतों में भी इसका असर आता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस रोग से बचाव करें अपने पशुओं का, क्योंकि जब तक ये बीमारी हमारे देश में रहेगी तब तक हम अपने कोई भी पदार्थ या प्रोडक्ट, दूध या दूध के बने पदार्थ या मीट दूसरे मुल्कों को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये बीमारी होती नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हम जो भी पदार्थ पैदा करें वो मुंह खुर रहित पशु से होने चाहिए। इसलिए इसके बचाव के लिए एक तो जैसे मैंने बताया, बुखार हो जाता है पशु को, मुंह में छाले हो जाते हैं और लगड़ाता भी है और मुंह से लार गिरती है। एक ध्यान रखें कि जो पशु का जूठा चारा है, कई बार क्या करते हैं, पशु खा नहीं रहा है तो जो उसके नीचे जूठन पड़ी होती है हम दूसरे पशुओं को डाल देते हैं। तो वो क्योंकि उसके अंदर उसकी लार गिरी है तो उस लार में उसके बहुत सारे विषाणु होते हैं और दूसरे पशुओं को फैला देते हैं रोग। इसलिए उनको वो चारा गोबर के साथ बाहर डाल दें और उसको ना किसी दूसरे पशु को ना खिलाएं। दूसरा, जो छोटे पशु होते हैं, जो उनकी कटड़ी हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये बीमारी दूध के माध्यम से भी, अपनी माँ के दूध पीने के माध्यम से भी उनको चली जाती है और उनमें कोई ज़्यादा लक्षण नहीं आएगा। रात को कटड़ू या बछड़ा बिल्कुल ठीक होता है और सुबह को बिल्कुल मर जाता है, क्योंकि छोटे पशु में इस बीमारी का प्रकोप उसके दिल के ऊपर होता है और पशु को मार देता है। इसलिए ये सावधानी रखें, जब भी पशु के मुंह खुर का रोग हो रखा है तो उसके छोटे बच्चे को उसका दूध ना पिलाएं। और सावधानी ये रखें कि पानी में लाल दवा का छिड़काव करें, उसके मुंह को भी लाल दवाई के घोल से धोना चाहिए। मुंह में जो छाले हो रखे हैं उसको भी 2-3 बार दिन में लाल दवाई के घोल से धोएं। पैरों पे भी छाले हैं उसको भी लाल दवाई के घोल से धोएं। और मक्खी ना बैठे, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं इस मौसम में, गर्मी के मौसम में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और जहाँ भी जख्म पे मक्खी बैठेगी वहाँ उस पर कीड़े पड़ जाते हैं।
उसके लिए आप ऐसा करें कि 3 मात्रा सरसों का तेल और 1 मात्रा फिनाइल मिला के तेल को उसके पैरों में लगा दे, ताकि मक्खी वहाँ बैठ के अंडे ना दे और उससे आगे कीड़े ना पड़े। बचाव के टीके इसके बहुत जरूरी हैं। बचाव क्योंकि वायरस जैसे उन्होंने विषाणु जनित रोग है, उसके बचाव के लिए टीके लगाना बहुत जरूरी होता है, जो भारत सरकार की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की तरफ से भी पूरे हरियाणा में हर 6 महीने में मुफ्त में लगाए जाते हैं। हर पशु चिकित्सालय की तरफ से ये टीके अपने पशुओं को जरूर लगवाएं। अगर नहीं लगवाओगे तो फिर आपके पशुओं में बीमारी आ सकती है, जिसमें पशु दूध देने से बिल्कुल ही जा सकता है। दूसरा, उसके इलाज का खर्चा है वो अधिक पड़ेगा और दूसरे पशुओं को बीमारी फैलने की संभावना बनी रहेगी। अभी जैसे टीकाकरण का अभियान चल रहा है हरियाणा में, तो हर पशुपालक से ये हम चाहते हैं कि वो अपने पशुओं में इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, उससे भागे ना, उससे इस चीज़ से ना डरें कि उसमें दूध कम हो जाएगा या कुछ साइड इफेक्ट होता है। कुछ नहीं होता है। बचाव के लिए ये टीका, क्योंकि विषाणु जनित रोग है, जैसे आदमियों में आप समझ पोलियो की बीमारी का निवारण सिर्फ टीकाकरण के माध्यम से ही हो पाया है, इसी तरह हमारे हरियाणा में भी पिछले 10 सालों से इसका टीकाकरण करते करते हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। इसलिए इसका टीकाकरण जरूर करवाएं और जब भी ये अभियान चलता है उसमें अपना पूरा सहयोग दें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए भिंडी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, कृषि आदानों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।